अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूं अज़का अहमद। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ है। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों पर जमीन तंग कर दी जाएगी। दहशतगर्दों का सहूलतकार कोई भी हो, अब एक्शन होगा। फौजी जवानों की शहादत पर किसी को सियासत की इजाजत नहीं। गुमराहकुन बयानी से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को कमजोर किया गया। गुमराहकुन बयानी की कीमत खैबर पख्तूनख्वा के अवाम आज तक अपने खून से चुका रहे हैं। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, नया बयानिया बनाने वाले क्या 2014 और 2021 में गलत थे? सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशतगर्दों को स्पेस दी गई। अवाम की मदद से दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। किसी फर्द वाहिद को इजाजत नहीं दी जा सकती कि जाती मफाद के लिए अवाम की जानो माल से खेले। अगर आपने सियासत करनी है तो खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दी से निजात कैसे मिलेगी? आज ये बयानिया कहां से आ गया कि अफगान महाजरीन को वापस नहीं भेजना? पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी है, उसके पीछे यही सियासी और मुजरमाना गठजोड़ है। अफवाज पाकिस्तान ये बात भी वाज़ेह करना चाहती है कि खारजी दहशतगर्द और उनके सहूलतकार, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी ओहदे पे हो, उसके लिए जमीन तंग कर दी जाएगी। किसी फर्द वाहिद को ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो अपनी ज़ात और अपने मफाद के लिए पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के गयूर और बाइज्जत अवाम की जान, माल और इज्जत का सौदा करे। दहशतगर्दों के सहूलतकारों के पास सिर्फ 3 ऑप्शन हैं। सहूलतकार खारजियों को रियासत के हवाले करें, रियासत के साथ मिलकर दहशतगर्दों के साथ मुकाबला करें। ये दोनों काम नहीं करने तो भरपूर एक्शन के लिए तैयार हो जाएं। DGISPR ने वाज़ेह कर दिया, कहा क्या उनके साथ बात करें जो दिन रात भारत के साथ बैठकर प्लानिंग करते हैं। या गिरोह किसी मजबूरी की वजह से या अपने फायदे की वजह से खारजियों की सहूलतकारी कर रहा है, उसको पास 3 वाज़ेह चॉइसेस हैं। अव्वल कि वो खुद इन खारजियों को रियासत के हवाले कर दे, या फिर वो दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में रियासत के इदारों के साथ मिलकर इस नासूर को अपने इंजाम तक पहुंचाए ताकि मासूम आवाम को नुकसान ना हो। अगर ये दोनों काम नहीं करने तो फिर खारजियों के सहूलतकार होते हुए रियासत पाकिस्तान की तरफ से भरपूर एक्शन के लिए तैयार हो जाए। कोई फर्द वाहिद समझता है कि उसकी सियासत रियासत से बड़ी है तो हमें ये कबूल नहीं। 9 मई के किरदार अपने कैफरे किरदार तक पहुंच रहे हैं। ये कानूनी अमल है जो हमारी बका के लिए ज़रूरी है। सियासी शोबदाबाजी की वजह से दहशतगर्दी के खिलाफ मिशन मुतासिर होने नहीं देंगे। DGISPR का कहना है, फौज को अपनी घटिया बयानबाजी और गुमराहकुन प्रोपेगेंडे से दूर रखें। तमाम सियासी पार्टियां, तमाम सियासी रहनुमा काबिल एहतराम है, मगर अगर कोई ये समझता है कि उसकी सियासत इस मुल्क की रियासत से बड़ी है, ये हमें कबूल नहीं है। 9 मई के बारे में हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल एब्सोल्युटली पहले दिन से वाज़ेह है कि ये अफवाज पाकिस्तान का नहीं, ये कौम का मुकदमा है और कोई भी मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उसके अंदर इन वाक़यात को करने वाले, करवाने वाले, इसकी मनसूबाबंदी करने वालों को उसके कैफरे किरदार तक, अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाए। क्योंकि जिस मुल्क के अंदर आप उसकी अफवाज, उनकी शोहदा, उनके मकामात को आप जलाएं, घेराव करें एंड देन यू कैन वॉक अवे, तो वहां पे फिर जस्टिस सिस्टम जो है उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान पड़ जाता है। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की हफ्तावार ब्रीफिंग जारी है। On 7th October 2025 and has now returned to Pakistan. Senator Mushtaq thanked the Deputy Prime Minister, Foreign Minister for the efforts made by Pakistan Foreign Office in reaching out to him in Tel Aviv via mission of a friendly European country and for facilitating his stay and safety at the Pakistan Embassy in Amman, Jordan. Pakistan welcomes the announcement of an agreement for ceasefire in Gaza and believes that it is a historic opportunity to secure lasting peace in the Middle East. We appreciate President Trump's leadership throughout the process of dialogue and negotiations, which are reflective of his unwavering commitment to world peace. We also applauded the role of the leaders of Qatar, Egypt, and Turkey for their untiring efforts in negotiating the deal.
We appreciate the Palestinian people who have suffered in an unprecedented manner, one that should never, ever be repeated. Pakistan strongly condemns the recent provocation at Masjid al-Aqsa. The world must hold the occupiers and illegal settlers to account and prevent any further actions that undermine the enormous efforts made by President Trump to reduce tensions and pave the way for lasting peace. With regard to Gaza and Hamas' response to President Trump's peace plan, the Deputy Prime Minister, Foreign Minister, Senator Mohammad Ishaq Dar, held telephonic conversations with the Egyptian and Saudi foreign ministers on 4th October 2025. In his conversation with the Foreign Minister of Saudi Arabia, His Highness Prince Faisal bin Farhan Al Saud, the two leaders discussed regional developments, including the situation in Gaza, and reviewed ongoing diplomatic efforts, including engagements and consultations among the 8 Arab Islamic countries and the United States in New York, aimed at achieving an immediate and durable ceasefire, ensuring unhindered humanitarian assistance, and to secure lasting peace in Gaza. The Deputy Prime Minister, Foreign Minister appreciated the Saudi Foreign Minister's continued engagement and constructive role in these efforts. They also discussed recent developments, including Hamas' response to proposal of President Donald Trump. Both ministers reaffirmed their firm commitment to the Palestinian cause, agreed to remain closely engaged with Arab and Islamic partners, as well as the international community, to advance a just, comprehensive, and lasting peace based on the two-state solution. In his telephonic call with the Foreign Minister of Egypt, the Deputy Prime Minister, Foreign Minister exchanged views on key matters of bilateral relations and regional developments, particularly the grave situation in Gaza. His Highness Prince Mansour bin Mohammed Al Saud, Chairman of the Saudi-Pakistan Joint Business Council, leading a high-level Saudi business delegation, arrived in Islamabad on 7th October 2025. During their stay, His Highness and the accompanying delegation held meetings with the Pakistani leadership, including Prime Minister Shahbaz Sharif and the Deputy Prime Minister, Foreign Minister, Senator Mohammad Ishaq Dar, and engaged with senior government officials, chambers of commerce, and leading business groups to explore avenues for enhanced bilateral trade and investment cooperation. The visit underscored the deep-rooted and brotherly ties between Pakistan and the Kingdom of Saudi Arabia and reflected their shared commitment to expanding economic and investment partnerships under the framework of Saudi-Pakistan Joint Business Council. Discussions during the visit focused on trade investment facilitation and collaboration across priority sectors aligned with Saudi Vision 2030 and Pakistan's economic growth agenda. On 1st October 2025, Deputy Prime Minister, Foreign Minister, Senator Mohammad Ishaq Dar held a telephone conversation with the Foreign Minister of Iran. The two ministers reviewed fraternal Pakistan-Iran relations and discussed the evolving regional situation and ongoing diplomatic efforts to promote peace and security. They reaffirmed their commitment to deepening bilateral cooperation as well as their collaboration in multilateral fora. The sixth session of bilateral political consultations between the Islamic Republic of Pakistan and the Republic of Tajikistan was held in Dushanbe on 29-30 September 2025. The Pakistan delegation was led by Additional Foreign Secretary, West Asia, Syed Ali Asad Gilani, while the Tajik side was headed by Deputy Minister for Foreign Affairs, Farrukh Sharifzadeh. Discussions covered a wide range of bilateral matters, including political and parliamentary ties, trade and investment, defense and security, energy, connectivity, cultural and educational exchanges, multilateral cooperation, and consular affairs. They explored avenues to enhance trade, particularly through increased collaboration in textiles, logistics, agriculture, and food and pharmaceuticals. They underscored the significance of regional transport corridors and reaffirmed their commitment to the early operationalization of CASA 1000, aimed at strengthening regional integration and energy security. Defense and security cooperation was reviewed, with discussions covering counter-terrorism efforts, training programs, and exchange of visits. The consultations were held in a cordial and constructive atmosphere. Both sides agreed to hold the 7th session of bilateral political consultations in Islamabad
in 2026. Ambassador Mohammad Sadiq, Pakistan's Special Representative for Afghanistan, represented Pakistan in the meeting of the quadripartite group of countries comprising Pakistan, China, Iran, and Russia in Moscow, and subsequently in the meeting of Moscow format. He also held important bilateral meetings, including with Foreign Minister Muttaqi and other senior diplomats from the regional countries. I thank you. तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की हफ्तावार ब्रीफिंग जारी है और उनकी जानिब से कहा गया साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की रिहाई और वतन वापसी पर खैर मकदम किया गया। आपको बताएंगे खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम बहादुरी से दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं 2021 में दहशतगर्द हमलों में इजाफा हुआ। 2024 में खैबर पख्तूनख्वा में 14,500 से ज़ायद ऑपरेशंस किए गए। 769 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। 2025 में 10,115 ऑपरेशंस किए गए। रवां साल मारे गए दहशतगर्दों की तादाद 10 साल में सबसे ज्यादा है। 2025 में खैबर पख्तूनख्वा में 516 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने विफाकी हुकूमत को दहशतगर्दों की असल सहूलतकार करार दे दिया। कहा विफाक अपनी नाकिस पॉलिसियों के जरिए दहशतगर्दी की सहूलतकारी कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रही है। सियासी मंजरनामे से खबर यह भी है जत्थों की सियासत की अब पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं। जमहूरी एहतजाज सियासी और मजहबी हक है, लेकिन रियासत किसी जत्थे के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगी। TLP ने माजी में जत्थों के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले किए। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है पाकिस्तान के इमेज के साथ लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचाया। सेफ सिटी कैमरे तोड़ दिए। पुलिस वालों को अगवा किया। केमिकल नमक कीलों वाले डंडे इस्तेमाल किए गए। गजा वाले अमन होने पर खुशियां मना रहे हैं। TLP गजा वालों के लिए एहतजाज कर रही है। लाहौर में सियासी मकासद के लिए मस्जिद को इस्तेमाल किया गया। जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। जत्थों की सियासत और जत्थों से अपने मुतालबात मनवाना या अपने मकासद हासिल करने की अब पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं है। लाहौर में इनके मरकज और अनफॉर्चुनेटली मस्जिद को सियासी दफ्तर बनाकर कीलों वाले डंडे, केमिकल, शीशे की गोलियां, उसको एक गुलेल नमा चीजों से दागा जाता है पुलिस पे। आप पुरअमन है, ईंटें नहीं, तो फिर आपने सेफ सिटी के कैमरे क्यों तोड़े? पुलिस वर्दी में ड्यूटी करने वाले को सड़क से उठाकर लेके जाना यह सुन्नत नबवी है, नऊजुबिल्लाह। बात करेंगे अब कुछ गजा के बारे में। इस्राएली हुकूमत की मंजूरी के बाद इस्राएली फ़ौज ने गजा में जंग बंदी और इनखला का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इस्राएली फ़ौज की जानिब से बताया गया है कि गजा में जंग बंदी इस वक्त नाफिज हो चुकी है। इस वक्त इस्राएली फ़ौज ने अमरीकी सदर की जानिब से पेश किए गए मनसूबे के एतबार से खुद को वापसी के लिए तैयार कर लिया है, लेकिन किसी भी खतरे की सूरत में वो जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। हमास और इसराइल के दरमियान होने वाले मुआहदे के मुताबिक अगले 72 घंटों पर इसराइली यरगमालियों को रिहा कर दिया जाएगा। मुआहदे की रूह से इंसानी हमदर्दी पर मबनी इमदाद के 600 ट्रक रोज़ाना गजा में दाखिल होंगे, जिनमें तिब्बी सामान और रिहायशी कैंपों के लिए सामान भी शामिल होगा। फ़लस्तीन वाले गजा अमन मुआहदे से खुश हैं। कुछ लोग कहते हैं हम खुश नहीं। समझ नहीं आती जो असल स्टेक होल्डर हैं वो तो खुश हैं, मगर ये क्यों खुश नहीं हो रहे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी के कौमी असम्बली में रिमार्क्स। गजा अमन मुआहदे के बावजूद तनकीद और एहतजाज करने वालों पर स्पीकर कौमी असम्बली ने सवाल उठा दिया। जाती के फ़लस्तीन के लोग खुश हैं एग्रीमेंट से जी, मगर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हम खुश नहीं हैं, जो स्टेक होल्डर है वो खुश है। इसका मैं कुछ करता हूँ सर जी। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको आगाह करें, पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर ने हुकूमत से अलहदगी की सिफारिश कर दी। ज़राए के मुताबिक फरियाल तालपुर की ज़ेर सदारत इजलास में PP रहनुमाओं का कहना था कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत का हिस्सा नहीं रहना चाहते। इजलास में आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर अहम फैसले मुतवक्के हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ आमना जंजुआ से। आमना, बताइएगा इस बारे में। देखिए, पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी है। मोहतरमा फरियाल तालपुर जो इस इजलास की सदारत कर रही हैं।
आज़ाद कश्मीर की सियासत से मुतालिक फरियाद तालपुर की सरबराही में इजलास इस वक्त कराची में जारी है। चौधरी यासीन फैसल राठौर, चौधरी लतीफ़ अकबर, चौधरी कासिम मजीद भी इस इजलास में शरीक हैं। इसके अलावा सिफारिश की गई है कि हमें अब जो है इस कश्मीर हुकूमत का हिस्सा नहीं रहना चाहते। पीपी आज़ाद कश्मीर के अहदेदारान जो है उन्होंने इस इजलास में जो सदारत कर रही है मोहतरमा फरियाद तालपुर, उनसे सिफारिश की है इजलास में आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल से मुतालिक भी हम फैसले किए जाएंगे। जी किए जाएंगे। ठीक है आमना, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। निजकारी कमीशन ने फर्स्ट वुमेन बैंक की निजकारी के लिए रेफरेंस प्राइस की मंजूरी दे दी। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत इजलास में फर्स्ट बैंक के 82.74% हिस्सेस यूएई हुकूमत को देने की मंजूरी। फर्स्ट बैंक की यूएई हुकूमत की नामजद कंपनियों को हवालगी का अमल बढ़ाया जाएगा। निजकारी बोर्ड ने सेप्को और हेस्को के लिए मालियाती मुशीर मुकर्रर करने की मंजूरी भी दे दी है। इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं, अपने नुमाइंदे अशफाक मुगल से जान लेते हैं। अशफाक बताइएगा। जी बिल्कुल, आज मुशीर निजकारी मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत निजकारी कमीशन के बोर्ड का इजलास हुआ है, जिसमें कई अहम जो है वो फैसले किए गए। उनमें से एक फैसला ये किया गया है कि फर्स्ट वुमेन बैंक की निजकारी के लिए रेफरेंस प्राइस की मंजूरी दी गई है और ये फर्स्ट बैंक इसके तकरीबन 83% जो कीमती हिस्से हैं वो जो है यूएई की हुकूमत को दिए जाने का इम्कान है और इस हवाले से जो ज़रूरी कार्रवाई है वो की जा रही है। इस सिलसिले में जो है यूएई की हुकूमत ने एक कंपनी नामजद की हुई है जो फर्स्ट वुमेन बैंक को टेक ओवर करेगी। ताहम इस हवाले से बताया गया है कि ये अमल जो है वो तकरीबन रवा माह या जो आइंदा माह तक जो है इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। ठीक है अशफाक, बहुत शुक्रिया आपका आगाह करने के लिए। स्पेशल एजुकेशन मराकज़ के लिए मज़ीद 48 नई बसों की फ्राहमी की मंजूरी। खुसूसी बच्चों को हिम्मत कार्ड प्रोग्राम में शामिल करने का असूली फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत स्पेशल एजुकेशन के हवाले से अहम इजलास। दुनिया भर से बेहतरीन माहिरीन ऑटिज़म की खिदमात हासिल करने का फैसला। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया, पंजाब की तारीख में पहली मरतबा मुख्तसर तरीन मुद्दत में खुसूसी बच्चों के 5000 से ज़ायद दाखिले का नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। और अब आपको बताएं, पंजाब असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी। कायमा कमेटियों से पीटीआई के मुस्ताफ़ी अरकान की तादाद 9 हो गई। हाफिज़ फरहत अब्बास, शेख इम्तियाज़ महमूद, मलिक मुमताज़, नहबल निसार, सना करीमी, राना शहबाज, तैयाब राशिद, अवैस विर्क, फ़ारूक जावेद मून और अहमद रशीद भट्टी ने कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ा दे दिए। अरकान असम्बली में इस्तीफ़े स्पीकर को ऑफिस में भिजवा दिए हैं। पाकिस्तान की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के लिए तैयारी जारी। पाकिस्तान टीम की कज़ाफ़ी स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन किया गया, 3 घंटे तक जारी। सेशन में कोचेस के ज़ेर निगरानी खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर मशक़ की। जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान पहला टेस्ट मैच 12 अक्टूबर से कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत की जानिब से अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में अपना सिफारत खाना दोबारा खोलने का ऐलान। भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा है कि भारत जल्द काबुल में अपने तकनीकी मिशन को सिफारत खाने की सतह तक अपडेट करेगा। अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुतकी 2021 में तालिबान के दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद पहली बार भारत के दौरे पर नई दिल्ली में मौजूद हैं। ट्रंप मुंह देखते रह गए। अमन का नोबल इनाम मारिया कोरिना के नाम। नोबल कमेटी के मुताबिक मारिया कोरिना ने वेनेज़ुएला में जमहूरियत के हक़ में और आमरीत के खिलाफ अनथक जदोजहद की। मारिया कोरिना ने इंसाफ, आज़ादी और जमहूरियत के लिए गैर मामूली जुर्रत और इस्तेकामत का मुज़ाहरा किया। मारिया कोरिना वेनेज़ुएला की रहनुमा जिन्होंने इंजीनियरिंग और फाइनेंस में तालीम हासिल की। 2002 में उन्होंने सोमाते तंजीम की बुनियाद रखी जिसने आजाद और शफाफ इंतखाबात के लिए अवाम को तरबियत दी और इंतखाबी निगरानी का निजाम मुतारिफ कराया। 2010 में वो नेशनल असेंबली की रुकन मुंतखब हुई जहाँ इन्हें रिकॉर्ड वोटों से कामयाबी मिली, लेकिन 2014 में आमरीत के खिलाफ आवाज उठाने पर उन्हें ऐवान से निकाल दिया गया। मारिया इस वक्त वेंटे वेनेज़ुएला पार्टी की सरबराह है और 2017 में उन्होंने सोए वेनेज़ुएला इत्तेहाद की बुनियाद रखी जो मुख्तलिफ सियासी हुकूमतों को जमहूरियत के परचम तले इकट्ठा करता है।
2023 में उन्होंने सदारती इंतखाबात लड़ने का ऐलान किया, मगर उन पर पाबंदी लगा दी गई। इसके बावजूद उन्होंने मुतबाद उम्मीदवार एडवेंडो गोंजालीजा की भरपूर हिमायत की। मारिया कोरिना एक ऐसी खातून जिन्होंने जुल्म के अंधेरों में भी जमहूरियत की रोशनी को बुझने नहीं दिया और आज वो दुनिया के अमन की सबसे बड़ी अलामत बन चुकी हैं। इसी के साथ इस न्यूज बुलेटिन से अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज।